उधर को मुँह कर लेंगे। तो कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आर्टिकल 15 का क्लॉज 3। तो जब कल मैंने आपको आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 पढ़ाया था तो मैं थोड़ा सा आर्टिकल 14 की तरफ गई थी और आज भी थोड़ा सा हम आर्टिकल 14 को हल्की सी झलक देख कर आते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया है ना कि आर्टिकल 14 क्या है, पूरा शरीर है और 15, 16, 17, 18 उसके अंग है। तो जब हम अंग को देख रहे हैं तो एक बार शरीर को देखना भी जरूरी है, ठीक है। तो जब आर्टिकल 14 की हम बात करते हैं तो इसमें दो बातों को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। पहला क्या है, विधि के समक्ष समानता, और दूसरा विधि के समक्ष संरक्षण। विधि के समक्ष समानता में क्या अर्थ होता है? विधि के समक्ष समानता का अर्थ ये है कि सबके लिए कानून एक है, ठीक है। पीएम हो, सीएम हो, डीएम हो, या फिर देश के बड़े बड़े जितने भी उद्योगपति आ जाएं, या फिर हीरो हीरोइन, कोई भी समाज के कोई भी व्यक्ति हो और कोई आम आदमी हो, सब पे एक जैसा ही कानून लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है विधि के समक्ष संरक्षण में कि नहीं, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा भेदभाव करेंगे परिस्थिति के आधार पर, ठीक है। पद के आधार पर थोड़ा सा भेदभाव होगा। तो जैसे कि इसमें क्या था अपवाद में कि जैसे राष्ट्रपति थे, राज्यपाल, ये पद के दौरान इनके ऊपर वो कानून नहीं लगेगा जो आम आदमियों पे लगेगा, तो ये इसका अपवाद था। साथ में राजदूत के ऊपर भी नहीं लगेगा क्योंकि वो मेहमान है हमारे देश के। ये सब मैंने समझा चुकी हूँ पिछले ही क्लास में। तो कहने का मतलब है सरकार संरक्षण देती क्यों है? तो सरकार संरक्षण इसलिए देती है ताकि कमजोर वर्ग, जो दबे हुए वर्ग हैं, जो पिछड़े हैं, उनका क्या किया जाए, उत्थान किया जाए, ठीक है। उनको क्या किया जाए, मुख्य धारा में लेकर आया जाए। तो यहाँ पे बात ये है कि इसके अकॉर्डिंग, विधि के समक्ष समानता के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, भेदभाव तो नहीं हो रहा है। और आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 और आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 भी यही बोल रहा है कि भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 में तो बोला ही गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, प्रजाति और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। और आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 में संविधान निर्माता ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए स्थान भी बता दिया, कहाँ नहीं करेगी, तो दुकान में नहीं करेगी, होटल में नहीं करेगी, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पे नहीं करेगी, रेस्टोरेंट में नहीं करेगी, ठीक है। और साथ में ये प्रथम श्रेणी में बताया और दूसरी श्रेणी में बताया कि जल स्रोत की जगह पे, जैसे कि क्या हो गया, कुआं हो गया, तालाब हो गया, स्नान घाट हो गया और सड़क भी हो गया, तो वहां पे क्या करेगी, भेदभाव नहीं करेगी। तो ये भेदभाव नहीं करेगी है, नहीं हो रहा है इसमें भेदभाव। और इसमें इसका भी अर्थ क्या है, विधि के समक्ष समानता में भी भेदभाव नहीं है। तो ये किस में आ गया, ये किसका पार्ट हो गया, आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 और 15 का क्लॉज 2 विधि के समक्ष समानता का पार्ट हो गया, ठीक है। अब मैं चलती हूँ विधि के समक्ष संरक्षण में। तो विधि के समक्ष संरक्षण में भेदभाव होगा, ठीक है। सभी पे वो कानून नहीं लगेगा, जो सभी पे एक जैसा कानून नहीं लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कमजोर वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनको कुछ संरक्षण देगी सरकार। यहाँ तक कि जब जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल हो गए तो क्या हो रहा है, पद धारण कर रहे हैं तो उनको भी संरक्षण मिल रहा है। तो पद के आधार पे, परिस्थिति के आधार पर संरक्षण होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 भी भेदभाव की ही बात कर रहा है, इसीलिए इसको भी हम किस में रख रहे हैं, विधि के समक्ष संरक्षण में। इसको हमने रखा, आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 हमने रखा विधि के समक्ष संरक्षण की तरफ, और आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 और आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 जिसमें भेदभाव नहीं हो रहा है, उसको हमने किसके अंदर रखा, विधि के समक्ष समानता के अंतर्गत। यहां तक आई होप बात क्लियर हो गई होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 बोल क्या रहा है। तो आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 बोल रहा है कि राज्य के द्वारा, राज्य मतलब तो समझ में आ ही गया होगा अभी तक, भारतीय सरकार, ठीक है। तो राज्य के द्वारा महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। यहाँ पे विशेष रूप से हमें ये ध्यान में रखना है कि यहाँ बात किसकी की गई है, महिला और बच्चों की। मतलब कि जो भारतीय सरकार है, हमारी भारतीय गवर्नमेंट है, वो महिला और बच्चों का विशेष ध्यान में रखते हुए क्या करेगी, उनके उत्थान के लिए विशेष प्रावधान लेकर आएगी, विशेष योजना लेके आएगी, विशेष आयोग बनाएगी। तो महिलाओं और बच्चों को ही क्यों रखा गया, ये तो सोचने वाली बात हो गई ना। तो देखिए अगर हम विचार करें तो ये जो भारत है वो कैसा देश है, पुरुष प्रधान देश है।
हमारे देश में महिलाओं के साथ शुरुआत से ही बहुत अत्याचार होते आए हैं। महिलाएं दबी कुचली रही हैं समाज में, और ये बात डिबेट की भी नहीं है। अगर हम अपने आसपास भी नज़र घुमा के देखते हैं तो जो स्वतंत्रता एक पुरुष को मिल पाता है वो महिलाओं को नहीं मिल पाता। अगर आप ऐसे भी देखोगे तो रात के 12 बजे एक पुरुष आराम से सड़क पर घूम सकते हैं, 2 बजे 3 बजे, लेकिन अकेली महिला का घूमना इम्पॉसिबल है। ठीक है, पहले के समाज में भी अगर हम जाते हैं तो क्या था, महिलाएं इतना लंबा लंबा घूंघट करके अपने घरों में रहती थी। ठीक है, पति अगर डांट दिया, पति के सामने आवाज नहीं ऊंची नहीं कर सकते, पति का नाम नहीं ले सकते भारतवर्ष में, ये सारी परंपराएं थी। यहाँ तक कि जब एक महिला की स्थिति को अगर हम इस तरह से भी समझे कि एक लड़की अपने घर में जन्म लेती है, वहाँ पे लाड़ो प्यार से पाली पोसी जाती है, और क्षण में ही, कुछ क्षण के बाद उसे क्या होता है, अचानक से किसी और के घर, किसी और के परिवार में जाना होता है, किसी और के माँ बाप को अपना माँ बाप समझना होता है, भाई बहन, वहाँ पे कोई अपने जान पहचान के लोग नहीं होते हैं, सारे अजनबियों के बीच में रह के उस अजनबी परिवार को अपना परिवार मानकर जीवन जीना पड़ता है। तो महिलाओं की स्थिति अलग है कि नहीं, पुरुषों से अलग ही है। ठीक है, तो महिलाओं की स्थिति पुरुषों से अलग है। ठीक है, उसके बाद भी जब ससुराल जाती है तो इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कोई, क्योंकि उसकी खुशी ससुराल वाले के बिहेवियर्स पे डिपेंड करेगी। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब महिला ससुराल जाती है तो सब लोग यही सोचते हैं कि हमारा परिवार अच्छा होगा, हमारा हस्बैंड अच्छा होगा, वहाँ के लोग अच्छे होंगे, सब पॉजिटिव बातें ही सोचते हैं। लेकिन हर जगह क्या पॉजिटिव होता है? नहीं होता है। घरेलू हिंसा होती है, महिलाओं के साथ मारपीट होता है, अत्याचार किए जाते हैं फैमिली के द्वारा, हस्बैंड के द्वारा। तो महिलाएं शोषित होती है, समाज में महिलाओं का शोषण होता है, ये बात सबको पता है। ठीक है, तो देखिए जब महिलाओं के साथ शोषण होता है तो महिलाएं किस वर्ग में आएंगी? महिलाएं कमजोर वर्ग में आ रही हैं। ठीक है, महिलाओं की शिक्षा पे भी रोक था, पहले के लोग महिलाओं को पढ़ाते भी नहीं थे। आप आज़ादी के समय का इमेजिनेशन किए, अभी मत सोचिए आज़ादी के पहले का, आज़ादी के पहले जो समय था और आज़ादी के बाद जो समय था वो तुरंत चेंज नहीं हो गया कि जैसे आज़ादी आया और समय चेंज, ऐसा नहीं हुआ। समाज धीरे धीरे परिवर्तन में आता है, परिवर्तनशील तो है समाज, पर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ठीक है, तो महिलाओं की स्थिति क्या थी? अच्छी नहीं है समाज में। आज भी परिवर्तन हुआ है, बहुत परिवर्तन हुआ है पहले से, लेकिन फिर भी क्या है, अभी भी महिलाएं कमजोर वर्ग में ही हैं। ठीक है, तो महिलाओं को सरकार किसने माना? कमजोर वर्ग में। अब साथ ही देखिए 18 साल के कम उम्र के बच्चे को तो कमजोर वर्ग में मानेंगे ही लोग, क्योंकि 18 साल के कम उम्र के जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से आपको मजबूत वर्ग में दिख रहे हैं, क्योंकि उनको ना सोचने की वैसी शक्ति है, ना समझने की वैसी क्षमता है, शरीर से भी कोई वैसे शक्तिशाली नहीं है। और साथ ही अगर उनके साथ चाहे तो लोग बहला फुसला के कोई भी क्राइम कर सकते हैं, क्योंकि समाज में हर तरह के लोग हैं, हर तरह का परिवार है। तो जो निम्न वर्ग परिवार के बच्चे होंगे वो तो गरीबी देखेंगे ही। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, बच्चों की गरीबी का फायदा उठा के उन्हें गलत सलत रास्ते पे लेके चले जाते हैं। ठीक है, उनका शोषण भी होता है। देखते हो कि रोड में छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते, जरूरी नहीं अपनी मर्जी से भीख मांगे, गैंग भी चलता है, फिर उन बच्चों को बेच भी दिया जाता है। जस्ट महिलाओं के साथ भी ऐसा होता है, महिलाओं को खरीद बेच भी होता है, महिलाओं को पकड़ के महिलाओं का शरीर का धंधा करवाया जाता है, उनको बेचा जाता है, पैसा कमाया जाता है। बच्चों के साथ भी ऐसा होता है। तो ये दोनों वर्ग किस वर्ग में आ रहे हैं? कमजोर वर्ग में आ रहे हैं। ठीक है, तो सरकार को पता था कि महिलाएं और बच्चे क्या है, समझिए समाज के कमजोर वर्ग है। तो अब समाज के जब कमजोर वर्ग है तो अगर राज्य हमारा पिता है तो वो क्या करेगा? अपने बच्चे, कमजोर बच्चों का संरक्षण तो करेगा ना। तो वो संरक्षण करने के लिए राज्य थोड़ा भेदभाव करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो देखिए इसीलिए भारतीय सरकार क्या बोल रही है कि महिलाओं और बच्चे देश के क्या है, थोड़े कमजोर वर्ग हैं, तो उनके उत्थान के लिए हम क्या करेंगे? विशेष प्रावधान लाएंगे, जिससे क्या हो, महिलाओं का उत्थान हो। आज महिलाओं की स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी योजनाएं लाई गई है, बहुत सारे प्रावधान लाए गए हैं, महिलाओं के लिए अलग आयोग बनाया गया, बच्चों के लिए अलग आयोग बनाया गया, और क्या किया गया? इनका उत्थान किया गया। ठीक है, तो रेगुलर ये काम चल रहा है महिलाओं के उत्थान के लिए, बच्चों के उत्थान के लिए। ठीक है, जैसे कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलवाई जा रही है कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले। ठीक है, तो एक कानून भी आया 2005 में, घरेलू हिंसा निवारक महिलाओं के लिए। क्यों?
क्योंकि 2005 में ये कानून बना था, घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम। तो ये क्यों बना था? ये बना था महिलाओं के उत्थान के लिए, जो महिला घरेलू हिंसा से शोषित हो रही है उनके लिए बना था। ठीक है, तो आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 आपको आई होप कि समझ में आया होगा कि आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 में महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। और क्यों किए जाएंगे? क्योंकि महिला और बच्चे क्या है, समाज के, हमारे देश के कमजोर वर्ग में आते हैं। तो सरकार का काम क्या है? सिर्फ विधि के समक्ष समानता लाना नहीं, क्योंकि हमारा देश क्या है, हमारा देश देखिए, अगर हम भारत को अगर समझे तो भारत क्या है, परंपरागत देश है। ठीक है, और जहाँ जितनी ज़्यादा परंपरा उतनी ज़्यादा विषमताएं। ठीक है, और इतनी विषमताएं हैं कि एक बराबर कानून अगर बन जाए तो समानता नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे सबकी परिस्थिति अलग अलग है। तो परिस्थिति के हिसाब से क्या करेगा कानून? थोड़ा सा संरक्षण देगा, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको थोड़ा सा संरक्षण देगा, क्योंकि अगर मजबूत वर्ग के लोग यहाँ पे हैं तो कमजोर वर्ग के लोग यहाँ पे थोड़ा सा संरक्षण देकर वो समानता लेकर आएगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपका आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 कि इसमें राज्य महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करेगा, और क्यों करेगा मैंने ये भी बता दिया। तो देखिए आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 क्लियर हो चुका है, और आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 में आज नहीं जा रही क्योंकि समय कम है, लेकिन मैं क्विक रिवीजन करवा देती हूँ अभी। चलिए अब कुछ रिवीजन कर लेते हैं। जितना हमने पढ़ाई की है ना, उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने बनाया है और उसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो मैं भी दूंगी आंसर उसका साथ में। तो देखिए मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 14 से 18 किस अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 14 में क्या उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 14 में दो बात उल्लेखित है, विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण। फिर अनुच्छेद 15 का क्लॉज 1 में क्या बोला गया है? तो अनुच्छेद 15 का क्लॉज 1 में बोला गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, प्रजाति और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है? तो विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से ली गई है। विधि के समक्ष संरक्षण कहाँ से ली गई है? तो विधि के समक्ष संरक्षण अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधि के समक्ष संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधि के समक्ष जो संरक्षण मिलता है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 361 361। अनुच्छेद 15 का क्लॉज 2 में किन स्थानों का वर्णन है? तो अनुच्छेद 15 का क्लॉज 2 में जो स्थान वर्णित किया गया वो है दुकान, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, होटल, रेस्टोरेंट, और दूसरी श्रेणी में जल स्रोत, कुआं, तालाब, स्नान घाट और सड़क। ठीक है, अनुच्छेद 15 का क्लॉज 2 में क्या वर्णित है? तो अनुच्छेद 15 का क्लॉज 3 कमजोर वर्ग की बात बोलता है, महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए राज्य क्या करेगा? विशेष प्रावधान करेगा। ठीक है, मूल अधिकार की व्याख्या कौन करेगा? मूल अधिकार की व्याख्या न्यायालय करता है। ठीक है, खास करके उच्चतम न्यायालय। मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है। आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। कल मिलते हैं आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।